जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ड्रग है जो है डाइजॉक्सिन। अब हम पढ़ेंगे डाइजॉक्सिन के बारे में कि बेसिकली डाइजॉक्सिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और इसकी यूजेस क्या हैं और इसका बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये आपने कब देना है और कब नहीं देना। सबसे पहले हमें इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। डाइजॉक्सिन जो बेसिकली है, ये बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये आपने याद रखना है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर कोई पूछ लेता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड आप कौन सा हार्ट फेलियर में देते हैं, तो वो डाइजॉक्सिन होगा। अब इसकी जो यूजेस हैं या इसकी जो इंडिकेशन है, आप एक पेशेंट को कब डाइजॉक्सिन देना है, आपने दो सूरतों में पेशेंट को डाइजॉक्सिन देना है। एक आपके पास अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, या फिर आपके पास पेशेंट हो जिसके एरिथमियाज हो, एबनॉर्मल रिदम हो हार्ट का, एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर्स। एरिथमियाज में अंदर आप डाइजॉक्सिन देते हैं। एफिब, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर्स। अब आपसे वो पूछता है कि डाइजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, आप इसको देते कब है? हार्ट फेलियर के पेशेंट में देते हैं और एरिथमियाज में देते हैं, और इसकी डोज बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ती है आपको, क्योंकि इसकी थेरेप्यूटिक विंडो जो है बहुत स्मॉल है। तो अगर आपकी डोज ज़्यादा हो जाएगी तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करेगा। डाइजॉक्सिन जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होता है? मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम। अब आप मायोकार्डियम क्या है? ये हार्ट की मस्कुलर वॉल है। ये मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट इज़ मायोकार्डियम, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब हमने डाइजॉक्सिन कब देना होता है? हार्ट फेलियर के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या बेसिकली? हार्ट फेलियर के अंदर बेसिकली आपकी जो मायोकार्डियम होती है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। बेसिकली हार्ट जो आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ को नहीं पहुंचता, ब्रेन को नहीं जाता, जिसकी वजह से इवेंचुअली हाइपोक्सिया होता है और पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। मायोकार्डियम जो होती है ये आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है हार्ट फेलियर के अंदर। अब डाइजॉक्सिन का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डाइजो अब हम ये मायोकार्डियम, अगर ये हार्ट की मायोकार्डियम, हम इसका एक सेल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डाइजॉक्सिन किस तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका हार्ट का सेल है, ठीक है, या ये मायोकार्डियल सेल है एक, ठीक है। अब आप देखें इधर, यहाँ पे आपके पास एक पंप है जिसको आप कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इस पंप का नॉर्मल काम क्या है कि सोडियम को ये बाहर रखता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम हमेशा ज़्यादा होता है, और पोटेशियम को ये इनवर्ड मूव करवाता है। और याद रखिएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो इंट्रा सेलुलर, जो सबसे ज़्यादा आपके पास आयन होता है वो पोटेशियम होता है, या इलेक्ट्रोलाइट जो भी होता है वो पोटेशियम होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास हमेशा कौन सा होता है? सोडियम। ये बेसिकली किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है ये इसको मेंटेन कर रहा है। अब याद रखिएगा, ये एक्टिवली मूव कर रहा है आउट, सोडियम जो है, और पोटेशियम एक्टिवली मूव कर रहा है इनवर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रही है, और ये काम कौन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये नॉर्मल हार्ट है। अब होगा क्या, जो डाइजॉक्सिन है बेसिकली वो आएगा और वो इस पंप को इनहिबिट कर देगा, या वो इस पंप को रोक देगा बिल्कुल, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंट्रासेलुलरली आपके पास जो सोडियम था, जो पहले बाहर मूव कर रहा था इस पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वजह से, अब ये बाहर मूव नहीं करेगा। और जब ये बाहर मूव नहीं करेगा तो आपके सेल के अंदर सोडियम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। हम किसकी बात करें? हार्ट के मायोकार्डियम के सेल के अंदर, मायोसाइट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम आपका बढ़ गया। अब आपका जब सोडियम बढ़ जाएगा तो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो होता है, ये सोडियम और कैल्शियम को आपस में एक्सचेंज कर रहा होता है। पर जब आपका ये पंप सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिट होता है और सोडियम बढ़ जाता है, जो सोडियम बढ़ता है तो वो इस एक्सचेंजर को भी ख़राब कर देता है या डिसरप्ट कर देता है, इसका नॉर्मल फंक्शन ख़राब कर देता है। तो सोडियम जब ज़्यादा होता है तो इवेंचुअली कैल्शियम भी इंक्रीज़ करने लग जाता है, क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, और अब आपका कैल्शियम भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। या मायोसाइट की बात करें हार्ट सेल के, ठीक है। जब ये कैल्शियम आपका ज़्यादा होने लग गया तो याद रखिएगा, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सी ए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब कैल्शियम ज़्यादा होता है, आपको पता है कि कैल्शियम का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कराना। अब जैसे ही आप क्या, सोडियम इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज़ हुआ,
कैल्शियम ने हार्ट को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कराया, जिसकी वजह से हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो गया। अब हार्ट ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और पंप कर रहा है ब्लड फोर्सफुली पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइपोक्सिक स्टेट थी, जो हार्ट फेलियर था, वो ओवरकम हो गया। किस तरह कि कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगी आपकी, इवेंचुअली जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ये बढ़ जाएगी तो आपका जो ब्लड है वो एफिशिएंटली टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ की परफ्यूजन ठीक हो जाएगी और हार्ट फेलियर ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। सो इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि डाइजॉक्सिन ने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट किया। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप नेचुरली क्या कर रहा था कि सोडियम को बाहर रख रहा था, पोटेशियम को अंदर रख रहा था। जब इस पंप को इनहिबिट कर दिया, अब ये सोडियम को बाहर नहीं भेज रहा, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा हो गया। सोडियम जब ज़्यादा हो गया, सोडियम ने सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को डिस्टर्ब कर दिया, या इसका फंक्शन नॉर्मल उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया। अब कैल्शियम जब इंक्रीज़ हो गया तो कैल्शियम हार्ट को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, बिकॉज कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो कैल्शियम था इसने हार्ट को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और अब हार्ट जो है वो एफिशिएंटली ब्लड पंप कर रहा है टू पेरिफेरल टिश्यूज़, और हार्ट फेलियर जो है वो ओवरकम हो गया, क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट वीक हो गया था, हार्ट ज़ोर से एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। पर जब हमने कैल्शियम इंक्रीज़ कर दिया, किस तरह, डाइजॉक्सिन की मदद से, इसकी एटीपीएस की मदद से, तो अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़ोर से कर रहा है और एफिशिएंटली ब्लड पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, अब आप सेकंड देखिए, जिस तरह हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करवाई डाइजॉक्सिन ने, और हार्ट फेलियर जो है वो इम्प्रूव होने लग गया, ठीक है। अब एरिथमियास के अंदर आ जाएं। एरिथमियास में क्या होगा, एरिथमियास का मतलब ये है कि जो नॉर्मल साइनस रिदम है हार्ट का, वो इसमें नहीं है। हार्ट प्रॉबेबली, अब एरिथमियास कौन कौन से हैं, या हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन में है या एट्रियल फ्लटर में है। याद रखिएगा, यह हम इन दोनों कंडीशंस के अंदर ही देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में या एट्रियल फ्लटर्स के अंदर डाइजॉक्सिन को। अब एट्रियल, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो नॉर्मल साइनस रिदम है वो डिस्टर्ब हो गया है और अब नॉर्मल रिदम आ गया है, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन है या एट्रियल फ्लटर है। तो ये बेसिकली हार्ट रेट को, जो डाइजॉक्सिन है, ये आपके हार्ट रेट को स्लो करेगा, ये याद रखना है। इसने हार्ट फेलियर को इम्प्रूव किया है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करवा के, पर ये हार्ट रेट को लो करेगा, हार्ट रेट लेस करेगा डाइजॉक्सिन जो है। तो जो आपका एट्रियल फिब्रिलेशंस हैं और एट्रियल फ्लटर्स हैं, ये बेहतर होने लग जाएंगी। एक और मैकेनिज्म कहते हैं कि डाइजॉक्सिन जो होता है ये शायद वेगस नर्व के ऊपर एक्ट करता है और आपका हार्ट रेट लो करता है। तो अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशंस या एट्रियल फ्लटर्स हैं पेशेंट को, तो वो इम्प्रूव कर जाएगा वेगस स्टिमुलेशन से। ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस होता है, बेसिकली हार्ट रेट लो होता है। और जब हार्ट रेट लो होगा तो ये साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी लो करेगा। तो अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है और उसको एट्रियल फिब्रिलेशंस हैं, तो डाइजॉक्सिन एक अच्छी चॉइस है। एट्रियल फिब्रिलेशंस को भी कंट्रोल करेगा और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। हम इसी बात की वजह से कि हम कहते हैं कि डाइजॉक्सिन बेसिकली हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करता है, रिदमियास को करेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। हम इसको अक्सर कंट्रोलर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं डाइजॉक्सिन को ही। ये डाइजॉक्सिन था जो आपको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सिंपल याद रखना है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है। उससे क्या होगा, सोडियम इंक्रीज़ हो जाएगा एवेंचुअली, जिसकी वजह से सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगा, और कैल्शियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा करेगा, और एवेंचुअली हार्ट इम्प्रूव कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, रिदमियास को करेक्ट करेगा, हार्ट का रिदम जो है उसको स्लो करेगा, हार्ट रेट को स्लो करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, आपको जो ज़हन में रखने हैं अपने, जो डाइजॉक्सिन के हैं, अगर कोई एक साइड इफ़ेक्ट आपको याद रखना है जो एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये नहीं भूलना, एरिथमियास कर देता है ये। मतलब ये एरिथमियास को एरिथमियास को करेक्ट भी कर रहा था, पर बेसिकली ये एरिथमियास कर भी देता है। एरिथमियास क्या है, एबनॉर्मल रिदम। जब इसकी आप डोज मैनेज नहीं करते प्रॉपरली, तो ये आपको पता है कि डाइजॉक्सिन बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करवा रहा था, तो अक्सर वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर चला जाता है और एरिथमिया कॉज कर देता है। जबकि हमने इसको ट्रीटमेंट में ही दिया था एरिथमियास के, और ये एरिथमिया कॉज कर सकता है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ये साइड इफ़ेक्ट है जो एरिथमियाज हैं। एक इसकी हम और भी पढ़ते हैं कि ये बेसिकली विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी करवा देता है और कन्फ्यूजन। आप सबको पता है एनवीडी, नवीद से याद कर लें,
नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। नवीद ज़हन में रखेंगे, NVD नवीद हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब आपने इसको ज़हन में रखना है। निमोनिक भी बता दिया आपको, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, और हमें काम करेंगे कि हम ना स्टूडेंट्स को इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि हम जो भी पढ़ें वो स्टूडेंट्स को याद हो जाए, मतलब वो उनको मेमोराइज़ हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो रिटेन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात ये है कि हमारा पर्पस ये है कि आप अपना एग्ज़ाम प्रॉफ भी क्लियर करें और साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।